STHP 2026 का टेस्ट होने वाला है और किस पैटर्न पे होने वाला है वो IBS अकर ने पब्लिश कर दिया है। टेस्ट का पैटर्न होने जा रहा है 40 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश, 40 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स और 20 क्वेश्चंस ऑफ IQ। यही पैटर्न आपको फाउंडेशन के टेस्ट में भी देखने को मिला था। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि भाई ये जो सिंपल पेपर आप जो है वो देखते हो, जिसको आप सिलेबस बोलते हो, नाम का सिलेबस, भाई ये जस्ट जो है ना वो आपको आइडिया दे रहे होते हैं कि पास के टेस्ट में जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने आने वाले टेस्ट में। लेकिन बच्चे इसको सिलेबस जो है वो समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसमें कोई जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स लाइक परसेंटेजेस वगैरह मेंशन नहीं है, या जो है वो कोई सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम नहीं गिवन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें से नहीं आ रहा होगा। अभी फाउंडेशन में आए थे ना सिंपल इंटरेस्ट के, कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो क्या सिंपल पेपर में मेंशन थे? नहीं थे। तो भाई ये जो आपको उन्होंने टॉपिक्स हाईलाइट किए हैं ना, नंबर सिस्टम, वर्ड प्रॉब्लम्स, अलजेब्रा, इक्वेशन, सेट थ्योरी, ये मेजर पोर्शन है। इनके अंदर बाकायदा डिटेलिंग में टॉपिक्स आते हैं जहां से आपके पास क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। तो यही वो फर्क होता है जो कि हमारे बच्चे को नहीं पता होता, जो सेल्फ स्टडी करता है, और कोचिंग वाले को पता होता है, जिसकी वजह से वो आपसे पैसे लेता है और आपको पढ़ाता है उस तरीके से, क्योंकि उसको पता होता है कि टेस्ट जो है वो इन टॉपिक्स में आ रहा होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। पूरे सिलेबस को मैं यहाँ पे ब्रेक करने वाला हूँ ताकि आपको किसी के कोचिंग की अगर ज़रूरत नहीं है तो आप ना जाओ। कम से कम इस वजह से तो ना जाओ कि भाई मुझे पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है। आपको पता हो कि ये चीज़ें पढ़नी है, और अगर आपको लगता है कि मैं खुद से पढ़ सकता हूँ तो आपको सेल्फ स्टडी ही करनी चाहिए, स्पेसिफिकली STHP और NTHP के टेस्ट में, क्योंकि इसमें वैसे भी स्कोर तो मैटर करता नहीं है। मतलब कि कम से कम वो तो मैटर नहीं करता ना कि जी टॉप टू बॉटम लिस्ट लगेगा, 70 चाहिए, 75 चाहिए, बस आपको 50 प्लस जो है वो एनी हाउ लेके आना होता है, ताकि आप जो है वो थोड़ा सा लगो तो सही ना कि आप लायक हो स्कॉलरशिप के, वरना उसके अलावा स्कोर का क्या ही करना। तो अच्छा है खुद से पढ़ो। बस मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है। तो इंग्लिश को भी मैं यहाँ पे ब्रेक करूँगा, मैथ को भी करूँगा, IQ को भी करूँगा, और जो है वो मैं अभी बोलना नहीं सीखा कि यार लाइक करें, सब्सक्राइब करें, काइंडली जो है वो कर दिया करें, थोड़ी सी मोटिवेशन बढ़ेगी। तो सब्सक्राइब करते हैं आप ये चैनल, तो फिर मैं शुरू करता हूँ। करो भाई, चलो कर लिया। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं, क्योंकि इस बेचारे सब्जेक्ट के ऊपर हम बहुत कम बात करते हैं, तो आज इसी को पहले देख लेते हैं। तो भाई इंग्लिश के अंदर जो IBA का 40 मार्क्स का पोर्शन बन रहा होता है ज़्यादातर, मैं उसी को यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। अभी फाउंडेशन में भी वही पैटर्न था, ठीक है। सबसे पहला सवाल आपके पास आ रहा होता है रीडिंग कंप्रीहेंशन से रिलेटेड। मतलब कि आपके पास एक पैसेज आ रहा होगा और उस पैसेज से रिलेटेड जो है वो आपसे 10 सवाल पूछ रहे होंगे और आपने उनको आंसर करना है। तो इसके 10 क्वेश्चंस आ रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे सवालात इजी भी पूछ रहे होते हैं। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि भाई ये जो पैसेज है इसमें कितने जो है वो आर्टिकल्स यूज हुए हैं, कितने वर्ब्स यूज हुए हैं, कितने जो है वो प्रोनाउंस यूज हुए हैं, कितने नाउन्स यूज हुए हैं। इस तरह के सवालात हो गए, या एडजेक्टिव कोई पूछ लेंगे, या जो है वो किसी वर्ड की मीनिंग पूछ लेंगे, मेन आइडिया पूछ लेंगे, सेंट्रल आइडिया पूछ लेंगे। इस तरह के सवालात आपको जो है वो पैसेज से रिलेटेड मिल जाएंगे। आप इसको प्रैक्टिस करो, आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे करना है। इसकी बेस्ट टेक्निक क्या है कि जो सवालात आपको देते हैं ना वो पहले पढ़ो, बाद में पैसेज पढ़ो। आपको जो है ना वो काफ़ी सवालात के जवाब ऐसे ही मिल जाते हैं, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। अच्छा, इसके लिए मैं कोई बुक तो रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ। एक वेबसाइट है ereadingworksheet.com, ये लिख लेना वहाँ पे गूगल पे, ereadingworksheets.com। वहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल इंग्लिश का अच्छा वाला अपडेटेड मिल जाएगा। IBA के बहुत सारे टीचर्स ये यूज़ करते हैं। ना सिर्फ रीडिंग कंप्रीहेंशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे, आंसर कीज भी मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से देख लो, प्रैक्टिस कर लो। दूसरा सवाल क्या होता है, वोकेबलरी का। अब इसमें आपके पास अगेन 10 क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जिसमें से 5 एंटोनिम्स होंगे और 5 जो है वो सिनोनिम्स होंगे। मैं तो कहूँगा भाई इसको छोड़ दो। मतलब आप कितने भी याद करोगे आपके वो वाले आएंगे ही नहीं। वो आपको बस कोई ऐसे इजी वाले दे रहे होंगे कि आपको मीनिंग समझ आ जाएगी या अपोजिट वर्ड जो है वो समझ आ जाएगा। पहले होता था कि ये आपको जो है वो वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट देते थे, लेकिन अब सिर्फ वोकेबलरी आ रही है। मतलब कि अगर आपको मीनिंग पता है तो आप कर लोगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। तो इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद भी 1000-1500 याद किए थे, उनमें से कोई भी नहीं आया था। लेकिन फिर जब मैं वापस आया था करके तो वो सारे सही करके आया था। तो कम से कम आपको आइडिया वहाँ पे हो जाएगा कि भाई इसकी मीनिंग क्या हो सकती है। जो भी आप डेली रूटीन में जो है वो वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हो, वही जो है वो आपसे पूछ रहे होते हैं। तो इसको छोड़ दो, मैं तो कहता हूँ, फजूल में टाइम ही वेस्ट होता है। और अगर किसी को शौक है ना तो वो ये वाली टॉपिक सर्च करे, वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट। बस ये टॉपिक जो है वो पढ़ लो, आपको जो है वो वोकेब से जो है वो रिलेटेड चीज़ें समझ आ जाएंगी।
छोड़ दो बाकी इसको, ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपसे जो वो वर्ब्स पूछ रहे होते हैं, सिंपल पेपर में आपके पास टॉपिक इस तरह से लिखा है, यूज ऑफ वर्ब्स। अब इसमें जो है ना वो 2 पोर्शंस आते हैं, इसके 5 टोटल जो है वो क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको 2 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, और दूसरी चीज़ क्या पढ़नी है, सब्जेक्ट, अब पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है, वर्ब अग्रीमेंट। तो कभी कभी जो वर्ब से रिलेटेड आपके पास 5 के 5 क्वेश्चंस हैं वो करेक्ट फॉर्म्स में से पूछे जाते हैं, या जो है वो 5 के 5 आपसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं, या कभी कभी मिक्स में भी आ जाते हैं। टोटल 5 ही आएंगे। अब करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में क्या होगा कि जैसे आप वो पढ़ते हो ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कि जी अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसमें आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हो, अगर कोई परफेक्ट टेंस रिलेटेड है तो आप उसमें थर्ड फॉर्म जो है वो यूज करते हो, पास्ट सिंपल टेंस की बात कर रहे हो तो आप उसमें जो है वो सेकंड फॉर्म यूज करते हो। तो इस तरह के आपसे जो है वो सवाल पूछे जा सकते हैं। या जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड आपके पास सवाल आ रहे होंगे, जिसमें आप सब्जेक्ट को जो है वो देख के वर्ब लगा रहे होते हो कि भाई सिंगुलर है सब्जेक्ट तो मैं उस हिसाब से वर्ब लगाऊंगा, अगर प्लूरल है तो मैं उस हिसाब से लगाऊंगा। इसमें आपको बहुत सारे रूल्स मिल जाते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजिंग जो है वो सब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं, जिसमें आपको डायरेक्टली पता नहीं चल रहा होता कि भाई ये सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे पॉलिटिक्स हो गया, मैनकाइंड हो गया, आपके पास टीम हो गया, पुलिस हो गया, इनके साथ आप आर लगाओगे या इज लगाओगे, या आप जो है वो इस तरह से सवाल देखोगे। या जो है वो कुछ स्ट्रक्चर्स भी होते हैं ना, वो एंड वाला एक स्ट्रक्चर होता है, टुगेदर विद वाला होता है, अलोंग विद वाला होता है, नीदर वाला होता है, नीदर नॉर, ईदर और, ये वाले भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। नन वाला स्ट्रक्चर होता है, अ नंबर, द नंबर, ये वाले स्ट्रक्चर्स आपने देखने हैं। या एक वो आर्टिकल वाला भी होता था, द वाला। जैसे लेट सपोज आपके पास एक फेमस सवाल आ रहा होता था ना कि द फादर एंड, लेट सपोज क्या कर लें इसको, शॉपकीपर लिख देते हैं। अब आप इज लगाओगे या आर लगाओगे, इस तरह के भी स्ट्रक्चर्स आपने देखने हैं। जैसे कि लेट सपोज अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी करोगे ना कि फादर के साथ आर्टिकल द लगा हुआ है लेकिन शॉपकीपर के साथ नहीं लगा हुआ, तो क्या ये एक ही बंदा है या 2 अलग अलग बंदे हैं? मतलब कि जो फादर है वही शॉपकीपर है, या जो है वो 2 अलग अलग बंदे हैं। इस तरह का भी एक स्ट्रक्चर होता है कि दोनों के साथ अगर जो है वो सब्जेक्ट के साथ द लगा है या किसी में से एक के साथ लगा है, ये वाला आपने पढ़ना है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, वरना मेरा दिल तो बड़ा चाह रहा है मैं पढ़ाऊँ ये चीज़ें, लेकिन इसको छोड़ देते हैं। या एंड वाला स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जाम्पल नोमान एंड जैनब, इसके साथ आप इज लगाओगे या आर लगाओगे, 2 सब्जेक्ट्स हैं, 2 अलग अलग बंदे हैं, या एक ही बंदा है, अगेन वो आर्टिकल वाला स्ट्रक्चर आ सकता है। तो इस तरह जो है वो आप ये टॉपिक पढ़ते हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जिसमें आपको जो है वो सब्जेक्ट को अग्री करवाना होता है वर्ब के साथ, ठीक है। ये हो गया तीसरा टॉपिक। चौथे के ऊपर डिस्कस करते हैं। चौथा क्या होता है? प्रेपोजिशंस, ठीक है। अगेन इससे रिलेटेड भी 5 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सिंपल आपने जो है वो प्रेपोजिशन करेक्ट वाला पुट करना होता है। ऑन हो गया, इन हो गया, एट हो गया, बाय हो गया, फ्रॉम हो गया, इस तरह के प्रेपोजिशंस आपको बोलते हैं कि आपने जो है वो पुट करने हैं। आपको 5 ऐसे सवाल दिखेंगे। ये कितने हो गए? 10, 20, 30 का पोर्शन हो गया। 5वां सवाल क्या होता है? टेंसेस का। इसमें सिंपल अगेन 5 क्वेश्चन होंगे, बस आपको पूछते हैं कि भाई ये कौन सा टेंस है। लेट सपोज अगर मैं यहां पे जो है वो लिख दूं नोमान इज अ गुड स्टूडेंट, तो अब ये कौन सा टेंस है, बस ये पूछेंगे। कोई इसमें एक्स्ट्रा जो है ना वो चीजें नहीं पूछते कि भाई इसमें ये क्या है वो क्या है, बस ये कौन सा टेंस है, या कोई एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर भी नहीं पूछते। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, बस ये पूछ रहे होते हैं। तो बस इस तरह के 5 सवाल आएंगे। देखो कितना ईजी है। अच्छा, और आखिरी सवाल एरर डिटेक्शन। अगेन 5 सवाल। आपके पास जो है वो पूरा सेंटेंस लिखा होगा और उसमें जो है वो आपने एरर बताना है कि किसमें एरर है, ठीक है। तो ये भी बड़ा इजी होता है। पहले आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे तो पूरी थोड़ी ग्रामर की नॉलेज हो जाएगी, तो आपको एरर भी जो है वो डिटेक्ट करना आ जाएगा। अब ये होता है 40 मार्क्स का पोर्शन IBA के टेस्ट में, जब भी आपके पास पैटर्न में 40 सवाल आ रहे होते हैं इंग्लिश के। जब 50 आ रहे होते थे ना, तो उसमें 10 ये सवाल होते थे कि भाई आपके पास पेयर वर्ड्स आते थे जिनको आप होमोफोन्स भी बोलते हो, और आपके पास 5 स्पेलिंग्स आ रही होती थी, 5-5 इनके आ रहे होते थे, ये 5 और ये 5। जब IBA का मार्क्स का पोर्शन इंग्लिश का 50 होता है ना, तो इस तरह से आता है 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अब ये 40 का है तो बस यहाँ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये नहीं आएंगी चीज़ें।
फॉर एग्जाम्पल आगे चल के जो है वो IBA का टेस्ट कोई ऐसा आता है जैसे कि NTSB आ जाता है, तो उसमें आपको लेट सपोज दिखता है कि जी इंग्लिश के 50 जो है वो क्वेश्चंस आएंगे, तो फिर उसमें आप ये वाले भी ऐड कर लेना, 40 ही हो गए, 10 ही हो गए, 50 सिंपल। लेकिन अभी STSP में 40 ही हैं तो आप यहाँ तक रहोगे। आगे हो सकता है IBA वाले STSP के बाद जो है वो NTSB भी अनाउंस करें ना, तो हो सकता है वहाँ पे फिर 50 आ जाए मैथ के, इंग्लिश के, तो फिर आप जो है वो ये ऐड कर लेना। मैं उसकी अलग से कोई वीडियो नहीं बनाने वाला, यही सिलेबस है उसका भी, ठीक है। तो ये अभी मैं बस मिटा नहीं रहा, आपको पता होना चाहिए कि STSP के लिए आपका यही पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक STSP। और फॉर एग्जाम्पल अगर आगे चल के IBA वाले NTSP अनाउंस करते हैं और उसमें भी यही जो है वो पैटर्न है, 40 इंग्लिश, 40 मैथ, 20 IQ, तो फिर अगेन उनके लिए भी यही होगा। लेकिन अगर 50 आते हैं इंग्लिश के तो फिर वो NTSP वाले ये भी जो है वो ऐड कर लेंगे इनके साथ, तो टोटल देखो 50 हो गए। सो फिलहाल STSP वालों जो है वो ये तैयारी कर रहे हैं तो वो यहाँ तक रहें। बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि मैं दोबारा से वीडियो ना बना पाऊँ और किसी स्टूडेंट को मुझे अलग से ना समझाना पड़े। सो दिस इज इंग्लिश पोर्शन। अब इससे रिलेटेड कोई मटेरियल चाहिए मेरी वेबसाइट पे चले जाओ, खुद लिखो भाई गूगल पे इस तरह www. अपनी स्पेलिंग भूल गया, नोमान शेख अनफॉर्चुनेटली institute.com, बड़ा महंगा डोमेन पड़ा है भाई। सो ये सर्च करो, वहाँ पे जो है वो आप जाओगे रिसोर्सेज में, वहाँ पे आपको जो है वो नज़र आएगा TSP एंड फाउंडेशन 2026, वहाँ पे आपको एक ड्राइव की लिंक मिलेगी, वहाँ पे मैंने मटेरियल रखा हुआ है, या जो है वो इस वेबसाइट पे चले जाओ, बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। बाकी सर्च करो यार, हर चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है। सो इंग्लिश को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। शुरू करते हैं मैथमेटिक्स। बहुत सारे लोगों का सर दर्द इंक्लूडिंग मी। अब इसके जो है वो STSP में 40 क्वेश्चन अगेन आने हैं, ठीक है टोटल, और अगर NTSP में लेट सपोज 40 नहीं है 50 है तब भी यही सिलेबस है, ठीक है, इसमें वो कोई इंग्लिश की तरह कैटेगरीज नहीं है। तो अब मैं आपको सैंपल पेपर की तरह ही इसको गाइड करता हूं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके लिए वो है नंबर सिस्टम। अब देखना इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है, रियल नंबर सिस्टम को, रियल नंबर्स सिस्टम। इसमें आपको जो है वो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि भाई आप जो चीजें लिख रहे हो, स्पेसिफिकली नंबर्स लिख रहे हो, लेट सपोज वो कौन सा नंबर है, रेशनल है, इरेशनल है या इंटीजर है, कोई डेसिमल का है तो उसमें डेसिमल की भी टाइप्स होती है ना, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इस तरह का आपको पता होना चाहिए। मतलब कि लेट सपोज अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई ये कौन सा नंबर है तो आप मुझे बता पाओ कि ये कौन सा है, रेशनल है, इरेशनल है या कोई और है या इंटीजर है। या लेट सपोज मैं आपको इस तरह दे दूं 0.911911 ये कौन सा जो है वो नंबर है, तब भी आपको पता होना चाहिए कि भाई ये रेशनल है, इरेशनल है या कोई और कैटेगरी का है, रियल है, अगर रियल है तो कौन से तरह का है। या मैं कोई ऐसा सवाल पूछ लूं जिसमें सारे ही ऑप्शंस आपको सही लग रहे हैं, जैसे लेट सपोज मैं आपको बोल दूं कि भाई जीरो क्या है और मैं आपको ऑप्शंस दे दूं कि भाई रियल है, रेशनल है या जो है वो इंटीजर है या जो है वो होल है। अब आप कहोगे यार जीरो तो रियल भी है, रेशनल भी है, इंटीजर भी है, होल भी है, तो फिर इसमें क्या जो है वो आंसर होना चाहिए। तो इस तरह भी आपको पता होना चाहिए कि जिसमें सारे ही ऑप्शन सही लग रहे हो तो फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, मैं नहीं बता रहा, आप खुद देख लेना। तो ये कम से कम चीज़ें आपको जो है ना वो पता हो। अब ये जो है वो एक स्पेशल बात है कि भाई, स्पेशल नहीं अच्छी बात है कि मेरे चैनल पे ये वाला लेक्चर जो है ना वो अवेलेबल है रियल नंबर सिस्टम के नाम से। मैं जो है वो कमेंट सेक्शन में लिंक्स दे दूंगा, जो भी टॉपिक्स जो है वो मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं वहाँ से भी आप देख सकते हो, बाकी फिर कहीं से सर्च आउट करो। तो रियल नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या है, होल क्या है, इनके सिंबल्स क्या होते हैं, होल नंबर्स को कैसे लिखते हैं, इंटीजर्स को जैसे Z से लिखते हैं, I से नहीं लिखते, या जो है वो आपके पास और कौन से नंबर्स होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं या नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये है रियल नंबर सिस्टम। इवन ऑड नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या पढ़नी है, बल्कि इसको ऐसे लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स इन इक्वालिटी, बल्कि इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी को कैसे लिखेंगे, हाँ नॉट इक्वालिटी को लिख देते हैं ऐसे ही, वैसे ये नहीं लिखते ऐसे, लेकिन मैं बस जल्दी में लिख रहा हूँ, बट मैं आपको समझा देता हूँ।
अब आपने जो है ना वो प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है। और अच्छी बात अगेन कि भाई ये वाला लेक्चर भी मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ इस हद तक इक्वालिटी के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है ना रियल नंबर्स की, उस हद तक जो है वो अवेलेबल है, उससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। मतलब कि इनइक्वालिटीज वाला जो प्रॉपर्टीज का पोर्शन है वो अवेलेबल नहीं है, तो वो आप खुद देख लेना। तो आपने जो है ना वो प्रॉपर्टीज पढ़नी है रियल नंबर्स की, वो आपने पढ़ी है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, इनवर्स क्या होता है, अगेन इनवर्स में भी एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आ गया, रिफ्लेक्सिव क्या होती है, सिमेट्रिक क्या होती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको इक्वालिटी के अंदर मिलती हैं, ये आपको मेरे लेक्चर में भी मिल जाएंगे, आप देख लेना। बाकी जो आपने दूसरी प्रॉपर्टीज पढ़नी है वो है इनइक्वालिटीज वाली, जैसे कि ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हो गई, अगेन उसके अंदर भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ जाती है, कुछ इनइक्वालिटी के रूल्स होते हैं, उसको सॉल्व करना भी आना चाहिए। लेट सपोज मैं आपको दे दूं 2x + 4 = (3), इसको सॉल्व करो तो ये सॉल्व करना आना चाहिए। या इसमें मैं जो है उसको नेगेटिव कर दूं तो अगेन नेगेटिव से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो भी आपने पढ़नी है लाजमी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स इन इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी में भी पढ़नी है। इक्वालिटी से रिलेटेड मैं लिंक दे रहा हूं, मेरा यूट्यूब पे अवेलेबल है, बाकी इनइक्वालिटी वाला आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। इनइक्वालिटी जिसमें अंदर वो आ रहा होता है ग्रेटर देन का सिंबल, लेस देन का सिंबल, इनको ड्रॉ भी करना आना चाहिए रियल नंबर लाइन पे, ठीक है। अच्छा, इसमें स्पेशल मजीद प्रॉपर्टीज आती हैं किसकी, जो कि एनटीएचपी और एसटीएचपी में ज्यादातर सवाल आ भी रहा होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इवन, ऑड, रेशनल और इरेशनल नंबर्स की। भाई इस तरह सवाल जो है ना वो ज्यादातर एसटीएचपी एनटीएचपी में आ रहा होता है कि 2n+1 होल पावर 18 दे दूं, या मैं दे दूं कि n/2, या मैं आपको दे दूं n+1, n-1, 2n+3। मुझे बताओ ये ऑड है या इवन है, या ये ऑड है या ये ऑड है, ये इवन है। इस तरह आपको जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है कि इनमें से कौन सा नंबर इवन है या ऑड है। फिर कभी कभी इस n की इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, कभी कभी नहीं दी जाती। तो इस तरह के सवाल आपने जो है ना वो पढ़ने हैं। अब मेरा गला बैठ रहा है, पता नहीं क्यों। तो ये वाला सवाल जो है वो आपको लाजमी करना है। पास पेपर्स में आप देख लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका जो लेक्चर है वो मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप इसको रेशनल में भी देख सकते हो। लेट सपोज मैं आपको दे दूँ 2, बल्कि इसको k दे देते, 2k+3। मुझे बताओ ये रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है। या लेट सपोज इवन ऑड में पूछ सकता हूँ। लेट सपोज अगर मैं दे दूं 2m-n+1, जिसमें से ये रेशनल है और ये इरेशनल है, तो मुझे बताओ पूरा नंबर क्या होगा, रेशनल होगा या इरेशनल होगा। या लेट सपोज मैं दे दूं n+1 जो है वो क्या होगा, अगर ये ऑड है तो फिर मुझे बताओ ये पूरा नंबर क्या होगा, इवन होगा या ऑड होगा। तो इस तरह के जो सवाल आते हैं वो आपने लाजमी करने। ये अब देख लेना, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, वो भी एक होती है एवरेज वाली प्रॉपर्टी की। आपको जो है ना वो दो रेशनल नंबर्स दिए जाते हैं, लेट सपोज a और b, ये दो रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। और मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे कोई ऐसा रेशनल नंबर बताओ जो इन दोनों के दरमियान लाया करता हो। तो अब आप इसको ऑप्शन से भी देख के समझ सकते हो, या अगर खुद फाइंड आउट करने तो आप इनकी एवरेज निकालो। तो अब ये जो नंबर है ये इन दोनों के दरमियान लाया करता होगा, ठीक है। अब ये वाला पूरा लेक्चर है मेरे पेड क्लासेस में, लेकिन यूट्यूब पे नहीं है, तो आप खुद सर्च आउट कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई अच्छा पढ़ाने वाला मिल जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपने क्या पढ़ना है, आपने पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ को। भाई एलसीएम, बल्कि इससे पहले आप ये पढ़ लो कि भाई फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनको अच्छे से स्टडी करो, ठीक है, लाजमी करना है। उसके बाद आप पढ़ो एलसीएम और एचसीएफ, आपको निकालनी आनी चाहिए नंबर्स की, और इनसे रिलेटेड आपको वर्ड प्रॉब्लम्स का भी पता हो। एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं कि लेट सपोज आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम दे देंगे, उसमें कुछ भी नहीं होगा, बस एलसीएम निकालनी होगी या एचसीएफ निकालनी होगी। अब ये वाली हिंट्स जो है ना वो आप खुद देख लो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास इसी के अंदर एक रिलेशनशिप जो है वो यूज होता है एचसीएफ और एलसीएम का। मैं बस फार्मूला बता देता हूँ, ये ज्यादातर सवाल आ रहा होता है। इस फार्मूले पे आपकी वो जो है वो प्रॉब्लम सोल्व हो रही होती है कि लेट सपोज आपको जो है वो एलसीएम दे देंगे दो नंबर्स की, एचसीएफ भी दे देंगे, और उन दोनों नंबर्स में से एक नंबर भी दे देंगे और बोलेंगे दूसरा नंबर बताओ। तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। अब इसके वर्ड प्रॉब्लम बन के आ रहे होते हैं, तो ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, सही है। और ज्यादातर ये सवाल आ रहे होते हैं। अच्छा जी, और आपने क्या पढ़ना है इसके अंदर, आपने जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है, ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें नंबर सिस्टम में आती हैं, अच्छे से इनको देखना है, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी थ्योरी वाला सवाल आ रहा होता है।
और आपने इसमें क्या पढ़ना है, एक नोटेशन होती है फैक्टोरियल, वो देख लेना, हो सकता है आ जाए, वरना मैंने आज तक ऐसा कोई सवाल देखा नहीं है। जैसे लेट सपोज होता है ना 2 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल हम कहते हैं इसको मैथ में, या 4 फैक्टोरियल, तो इनकी वैल्यूज का बस आपको पता हो। ये हो गया आपके पास। और क्या हो सकता है, मैंने लिख रखा है, मैं थोड़ा सा देख भी लूं। ठीक है, तो ये तकरीबन चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी वो तो आपको आता होगा, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सही है, ये तो अब बताने वाली चीजें नहीं है। हाँ, एक और चीज इसमें देख लो, 1 और 0 को थोड़ा सा स्टडी कर लो। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता यार कि भाई किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो तो 1 आता है, या जो है वो 1 से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि 1 जो है वो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 0 जो है वो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है रियल नंबर्स की। तो 1 और 0 से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देख लो इंपॉर्टेंट, ठीक है। और क्या पढ़ना है आपने नंबर सिस्टम के अंदर, आपने जो है वो एक्सपोनेंट्स और रूट्स को पढ़ना है लाजमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंट्स जो पावर वाले हमारे होते हैं ना, लेट्स सपोज 2 पावर 4, 4 पावर 8, इनको कैसे सोल्व करना है ये आपने पढ़ना है। इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है, लॉज पढ़ने हैं, आप बोल सकते हो लॉज। वो होते हैं ना कि अगर 2 सेम बेसिस हैं तो उनके पावर्स ऐड होते हैं अगर मल्टीप्लाई में हैं, या जो है वो 2 सेम बेसिस डिवाइड हो रहे हैं तो उनके पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, या बहुत सारे पावर्स हैं तो फिर उनको कैसे मैनेज करना है, पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये लॉज आपने पढ़ने हैं एक्सपोनेंट्स के। इसी तरह आपने रूट्स को स्टडी करने के बाद रूट्स के भी लॉज पढ़ने हैं, और ज़्यादातर आपका फोकस होना चाहिए स्क्वायर रूट के ऊपर, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, इनकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है बस, और इनको सोल्व करना भी आना चाहिए। लेट सपोज आपके पास में कोई सवाल दे दूं, रूट 18 प्लस रूट 27 इसका आंसर निकालो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। या जो है वो कोई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दे दूं, फॉर एग्जांपल मैं दे दूं 4 पावर 2x इज इक्वल टू 32, x की वैल्यू बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे सोल्व करना है, सही है। अच्छा जी, उसके बाद कभी कभी जो है वो डिफरेंट ट्रिकी किस्म के जो है वो एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो वो आप देख लेना, सही है। अब मैं सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता ना, क्योंकि फिर फ़ायदा क्या, इससे अच्छा है आप मुझसे क्लासेस ले लो भाई, अगर मैं सारी यहाँ पे बता दूँ। मतलब ये नहीं बोल रहा कि मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ये वाला भी टॉपिक होता है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लेट सपोज अब कोई ऐसा सवाल है इसी टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं अब यहाँ पे कैसे अभी बताऊँ, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा बताना भी, और कोई फिर देखेगा भी नहीं वीडियो। अच्छा जी, बस यही है। हाँ, सर्ड एक टॉपिक होता है, सर्ड्स, वो आप देख लो, अगेन वो भी रूट से रिलेटेड ही होता है भाई, ठीक है। तो बस एक टर्मिनोलॉजी है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। नेस्टेड रूट्स को देख लेना, जिसमें रूट के अंदर रूट आ रहा होता है, कंप्यूटर साइंस वालों को पता होगा, नेस्टेड वर्ड उन्होंने सुना होता है, नेस्टेड रूट्स हो गया। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि लेट सपोज ये वाला हो गया कि 7 प्लस फिर रूट 7 प्लस फिर रूट 7, इस तरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बस एक बेसिक वाला पता हो जो सारे मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, तो इसका आंसर 7 ही होता है, बस ये एक पता हो। या इस तरह का एक सवाल आ रहा होता है कि आपको जो है ना वो एंड में ये सॉल्व हो जाता है अपने आप ही, 10 प्लस फिर ये 9 प्लस 3 फिर ये इस तरह करके कुछ, मतलब आप इसको एंड से सॉल्व करना, एंड में देखना ये सॉल्व हो जाता है। अच्छा जी, साइंटिफिक नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइंटिफिक नोटेशन वो होता है ना जिसमें ऑर्डिनरी नंबर से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आते हो, यार आपने देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हो 0.53 इंटू 10⁻18, इसको सॉल्व करो और ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखो, पॉइंट वाले फॉर्म में 0.00 इस तरह करके। या उसमें लिखा होगा फॉर एग्जाम्पल 7.89001, इसको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, मतलब कि इस फॉर्म में लिखो 10 समथिंग, तो इसको आप साइंटिफिक नोटेशन बोलते हो। ये वर्ड प्रॉब्लम की सूरत में आ रहा होता है कि जी ब्लड सेल जो है वो ये होता है, या प्रोटॉन का मास इतना होता है, तो हमें बताओ इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी, या ऑर्डिनरी फॉर्म क्या होगा, इस तरह ये सवाल पूछ रहे होते हैं। अच्छा जी, यूनिट कन्वर्शन का पता होना चाहिए, ठीक है। आजकल ये दे रहे हैं कि जी सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करो, किलोमीटर्स को जो है वो माइल्स में कन्वर्ट करो, तो यूनिट कन्वर्शन कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे जाते हैं, कुछ यूनिट्स याद भी कर लेना। एक टॉपिक होता है यूनिट डिजिट, जो कि मैं खुद भी पढ़ाता हूं अपने क्लासेस में, लेकिन मैंने आज तक इसका कोई सवाल देखा नहीं है आईबी के टेस्ट में।
पिछले 3 साल में तो मैंने नहीं देखा, इतने टेस्ट हुए हैं फाउंडेशन, डायरेक्ट, STSP, NTSP, मैंने नहीं देखा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको कोई सवाल दे देंगे, फॉर एग्जांपल मैं दे दूं 27801 होल पावर 100 प्लस लेट सपोज और क्या दे सकता हूं 725 होल पावर 8। मुझे बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। मतलब कि मैं ये नहीं पूछ रहा कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, मैं पूछ रहा हूं कि भाई जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जो यूनिट डिजिट होगा ये वाला डिजिट होगा। कोई भी नंबर होता है, लेट सपोज ये लिखा है तो ये यूनिट डिजिट होता है ना, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, मैं बस उसमें इंटरेस्टेड हूं। तो इसको टेक्निक जो है वो होती है सॉल्व करने की। जैसा कि लेट सपोज ये वाला आपके पास नंबर आ रहा है 1 के ऊपर कोई भी पावर हो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यूनिट डिजिट मतलब कि यूनिट प्लेस पे 1 ही रहेगा, तो यहाँ से 1 आ गया। अगेन 5 के ऊपर भी कुछ भी आ जाए यहाँ पे भी 5 ही रहेगा, इन दोनों को ऐड करो 6, तो इसका मतलब है जब आप इस पूरी चीज को सॉल्व करोगे ना यूनिट प्लेस पे ये वाला डिजिट आ रहा होगा 6। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेना। और इसका नेगेटिव से रिलेटेड भी एक पॉइंट होता है, वो भी देख लेना अगर शो को, वरना अगर ना भी पढ़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बहुत कम आ रहा होता है या तो आता ही नहीं है। तो नंबर सिस्टम में ये सारी चीजें आपने जो है वो पढ़नी है। बाकी लोगेरिथम ये आप जो है वो वहां पर जाके पढ़ते हो यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैं तो यहाँ पे रिकमेंड करता हूं कि भाई पढ़ो लोगेरिथम्स। थोड़ा सा बस आपको बेसिक सा पता होना चाहिए कि ये सॉल्व कैसे होता है, इंडेक्स फॉर्म से कौन सा फॉर्म होता है, लोगेरिथमिक फॉर्म में कैसे जाना है, लोगेरिथमिक फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म में कैसे जाना है, या आपको ये कुछ बेसिक जो है वो पता हो चीज़ें कि लॉग विद बेस 100 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, या लॉग की वैल्यू जो है वो 0 कब होती है, जब उसका आर्ग्यूमेंट 1 होता है। ठीक है, इस तरह अगर आपको मैं दे दूं लेट सपोज ये वाला log 3 और 81, इसका आंसर क्या होगा, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो देखना आंसर 4 आएगा। अब ये अगर लिखा हो तो मैं इसको इंडेक्स फॉर्म में कैसे लेके जा सकता हूँ, a पावर x इज इक्वल टू y के फॉर्म में, या इस फॉर्म में कैसे लेके आ सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा लोगेरिथम से रिलेटेड देख लेना, या इसके जो है वो लास्ट देख लेना, प्रोडक्ट लॉ होता है, क्वोशंट रूल होता है, और क्या होता है पावर रूल होता है। ये थोड़ा सा बेसिक देख लेना, बाकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये डिटेलिंग में आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, ज़्यादातर इसी वजह से ही जो है वो एडमिशन हो रही होती है आपकी रेगुलर में, जब आप STSP या NTSP या फाउंडेशन पढ़ते हो। ठीक है, पहला आपका मिडी इन्हीं जो है वो टॉपिक से होता है, लोगेरिथम्स, एक्सपोनेंट्स, रूट्स। तो ये है पूरा नंबर सिस्टम जो मैंने आपको ब्रेक करके बताया है। अब आप इसको मज़ीद अच्छे से देखना चाहो तो मैं आपको जो है वो एक क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, एक PDF दे रहा हूँ जो कि मेरे कोर्स का ही PDF है, जिसमें मैंने ब्रेक किया है सिलेबस को। आप वो वाला वहाँ से भी डिटेल में देख सकते हो कि मैंने क्या क्या हाईलाइट किया है। ठीक है, तो ये था नंबर सिस्टम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं अलजबरा के ऊपर। दूसरा आपके पास सेक्शन है अलजबरा। ठीक है, अब अलजबरा से रिलेटेड आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपको बेसिक टर्म्स का पता हो कि कांस्टेंट क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, डिग्री कैसे निकालते हैं एक्सप्रेशन की, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल्स के कौन से टाइप्स होते हैं, या जो है वो उनका ग्राफ किस तरह से बन रहा होता है, वैल्यू क्या होती है अलजब्रिक एक्सप्रेशन की, और क्या हो सकता है बेसिक में आपको जो है वो वेरिएबल्स का पता होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल नहीं है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं अलजब्रिक एक्सप्रेशन को, पॉलिनोमियल को, या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। तो ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में लिख देता हूं। ठीक है, उसके बाद आपको ऑपरेशंस का पता होना चाहिए। ये सवाल ज्यादातर NTSP STSP में आ रहा होता है कि सबट्रैक्ट करके दिखाओ एक्सप्रेशंस को, तो ऑपरेशंस आपको लगाने आने चाहिए। जैसे लेट सपोज मैं दे दूं 2x² + 7x - 9, इसको सबट्रैक्ट करवाओ इसमें से। फॉर एग्जाम्पल मैं दे दूं 4x² - 9x, तो आपको सबट्रैक्ट करवाना आना चाहिए, आपको ऐड करवाना आना चाहिए, आपको मल्टीप्लाई करवाना आना चाहिए, डिवाइड करवाना आना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको 2 जो है वो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी पढ़ने हैं। कौन से? रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, ये लाजमी आपने पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे आइडेंटिटीज पढ़नी है। आप बस परफेक्ट स्क्वायर वाली पढ़ लो या क्यूबिक की बस याद कर लो, ज्यादातर परफेक्ट वाली ही पूछते हैं। आइडेंटिटीज जैसे वो हो गया फॉर एग्जांपल a² + 2ab + b², ये वाली, ये किसके बराबर होता है? ये होता है a + b होल स्क्वायर के बराबर। तो इस तरह की आइडेंटिटीज पढ़ लो, a - b होल स्क्वायर की पढ़ लो, या जो है वो एक और फेमस भी होती है फॉर एग्जांपल a² - b², ये किसके बराबर होता है? a + b और a - b के।
ये एक फेमस सवाल डायरेक्ट टेस्ट में ज़्यादातर आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूं 0.57 होल स्क्वायर माइनस 0.25 होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं 0.75 का स्क्वायर करेंगे, फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे, बाद में जो है वो माइनस करेंगे। लेकिन आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हो ना कि भाई ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला है, इसको मैं एक दफ़ा जो है वो प्लस के पेयर में रखता हूँ, फिर माइनस में, फिर मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो ये हो जाएगा 0.75 प्लस 0.25, फिर एक दफ़ा माइनस में रखो 0.75 माइनस 0.25, तो इसको आप ऐड करोगे तो कितना होगा भाई 1 हो जाएगा। सिंपल 0.75 और ये क्या हो गया 0.25, इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 होगा। ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको जब वो माइनस करवाओ तो क्या होगा 0.50 होगा। इन दोनों को जो है वो अब सब्ट्रैक्ट करवा लो आसानी से, तो क्या होगा 0.5, 1 में से 0.5 किया तो 0.5। तो इस तरह से जो है वो आप इन आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हो। या जो है वो कभी कभी बोलेंगे कि हम आपको a प्लस बी दे देते हैं, लेट्स सपोज 10 के, और ए बी की वैल्यू जो है वो लेट्स सपोज 20 है, तो हमें बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। तो आपने बस ये वाला फार्मूला लगा देना है भाई। इसको जब आप ओपन करोगे तो देखो a b भी मिल गया और आपको a प्लस बी यहाँ पे भी मिल गया, फिर यहाँ से स्क्वायरिंग करोगे और यहाँ से a स्क्वायर और b स्क्वायर को सेपरेट कर लेना, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह भी सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो ये कुछ है आपके पास इस तरह से, और भी चीज़ें आपको बहुत सारी अलजबरा में मिल जाएंगी। ठीक है, या जो है वो ओके। उसके अलावा आपने क्या पढ़ना है, अच्छा रेशनलाइजेशन भी इसके अंदर टॉपिक होता है, मैं लिख देता हूं अलग से, रेशनलाइजेशन, ये देख लेना क्या होती है। और ये वाला भी पॉइंट याद हो कि लेट सपोज आपको कभी कभी बोलते हैं कि भाई a प्लस बी होल पावर 15 के अंदर कितने टर्म्स होंगे। जैसे लेट सपोज अगर आप a प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन करते हो तो क्या आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कितने टर्म्स हैं 1 2 3 टर्म्स हैं। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो कितने टर्म्स आएंगे, तो याद रखो जो भी यहाँ पे n वाली वैल्यू होती है ना बस उसमें +1 कर देना। यहाँ पे 15 आ रहा है तो इसको जब हम ओपन करेंगे ना तो 16 टर्म्स बनेंगी। जैसे यहाँ पे देखो 2 आ रहा है तो इसके कितने टर्म्स आ रहे हैं 3 आ रहे हैं। तो ये एक छोटा सा पॉइंट याद है। उसके बाद आपको जो है ना वो फैक्टराइजेशन आती हो कि आपको फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, चाहे लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक तक बस आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। सही है, और कभी कभी इसी के अंदर एलसीएम और एचसीएफ भी पूछी जाती है, तो ये फैक्टराइजेशन का टॉपिक है, देख लेना। उसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन आती है अलजबरा के अंदर, तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। सिंप्लीफिकेशन आप यहीं से सीख जाओगे ऑपरेशंस लगा के। ठीक है, सिंप्लीफाई कर रहे हो ना आप चीज़ों को। अच्छा जी, उसके बाद आपका मेन पोर्शन शुरू होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको अगर मैं कोई भी 2 लीनियर इक्वेशंस दे दूं तो उनको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, उनका सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए, उनका सॉल्यूशन ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है वो आपको जो है वो बताना आना चाहिए। आपको जो है वो क्या कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का पता होना चाहिए। जैसे वो पॉइंट्स हम पढ़ते हैं ना कि लेट सपोज 2 और -3, ये जो है वो कौन से जो है वो क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, फोर्थ में आएगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप इसको बोलते हो। आपको जो है वो क्या और पता होना चाहिए, जैसे लेट सपोज वो है ना x एक्सिस और y एक्सिस, इनकी इक्वेशंस का आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे कौन से पॉइंट्स हैं उनका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी देख लेना। अच्छा, इसमें आपने जो है ना वो स्ट्रेट लाइन की कंडीशंस भी पढ़नी है कि लेट सपोज अगर मैं आपको 2 इक्वेशंस दे दूं और पूछूं कि भाई इसका कितने सोल्यूशन बनेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे, यूनिक सोल्यूशन होगा, या जो है वो कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन कंडीशंस। ये वाला टॉपिक आप पढ़ लेना। पैरेलल कंडीशन होती है, कोइंसिडेंट कंडीशन होती है, परपेंडिकुलर होती है, और थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ लेना भाई कि सिस्टम जो है वो कौन सा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है। ये बहुत जो है ना वो अच्छा टॉपिक है। अगर आपको कोई अच्छे से पढ़ा रहा है ना तो फिर आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को लेके चलते हो। और यहीं पे एनालिटिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप के फार्मूले देख लेना, और क्या होता है यहाँ पे इक्वेशन बनाते कैसे हैं, फॉर्मेशन, मैं फॉर्मेशन लिख देता हूँ। ये एनालिटिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड टॉपिक्स हैं कि भाई स्ट्रेट लाइन बनती कैसे। लेट सपोज मैं आपको स्लोप दे दूं और एक पॉइंट दे दूं तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी इक्वेशन बन सकती है, कैसे बन सकती है। फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। 2 पॉइंट फार्मूला एक होता है, पॉइंट स्लोप फार्मूला होता है, और भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है y इंटरसेप्ट वाला जो होता है यार, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये वाला y = mx + c या +b बोल सकते हो।
इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। कभी कभी इस फॉर्म में आपको देते हैं और पूछते हैं स्लोप कौन सा होगा, या किसी और फॉर्म में इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे इस फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ, इसको आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हो। ठीक है, तो ये एनालिटिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। जब आप लीनियर इक्वेशंस को अच्छे से पढ़ते हो तो ये चीजें आपको पता ही होती हैं। सही है। और अगर मैं आपको कोई इक्वेशन दे दूं और बोल दूं कि भाई बताओ इसके अंदर कौन सा पॉइंट है या इसका सोल्यूशन क्या है, तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में पता हो। ठीक है, जब मैंने लीनियर इक्वेशन बोल दिया तो अब आपको उससे रिलेटेड ये सारी चीजें आनी ही चाहिए, ज्यादा क्या बोलूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको अच्छे से पढ़ना है। इनको सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। एक दफा तो यही सवाल आया था STHP में पिछले साल ही कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं। भाई 3 होते हैं, एक फैक्टर थ्योरम नहीं, फैक्टराइजेशन मेथड जिसको आप मिडिल टर्म जो है वो बोलते हो, एक आपके पास होता है फार्मूला, और एक आपके पास होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये 3 होते हैं। इससे रिलेटेड आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई लेट सपोज मैं अगर आपको कोई भी 2 रूट्स दे दूं, क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं, 2 होते हैं ना, जितनी डिग्री की इक्वेशन उसके उतने सॉल्यूशंस। तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, लेट सपोज मैं आपको बोल दूं कि लेट सपोज 2 और 3 जो है ना वो 2 रूट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और मैं आपको ऑप्शन में 4 इक्वेशंस लिख के दे दूं, तो अब आप क्या एक एक को सोल्व करके देखोगे? नहीं, आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं डायरेक्टली कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि ये किसके जो है वो सॉल्यूशंस हैं। तो ये भी आपको जो है वो अगर टीचर अच्छे से पढ़ा रहा होगा तो बताएगा। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर, वो भी आप देख लेना, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं बस यही देख लेना, इनफ है। इसका ग्राफ क्या होता है, पैराबोला, ये भी पता हो, इसको भी आप डिटेल में फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। बाकी क्यूबिक वगैरह ये सारी डिटेल में इक्वेशन जाने की जरूरत नहीं है, बस इसको आप जो है वो देख लेना। एब्सोल्यूट वैल्यू बेस्ड इक्वेशंस ये लाजमी जो है वो आ रही होती हैं। लास्ट ईयर जो है वो 2-3 सवाल इसी में से आ गए थे। और जो है वो आपने क्या देखनी है, वो कौन सी इक्वेशंस होती हैं, यहाँ पे भी मैंने लिखा, हाँ, स्क्वायर रूट बेस्ड इक्वेशंस, जिसमें स्क्वायर रूट आ रहा हो या एब्सोल्यूट वैल्यू वाला आ रहा हो, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। इक्वलिटी में भी देख लेना, इनइक्वलिटी में भी देख लेना। ठीक है, इनमें से लास्ट ईयर बहुत सारे सवाल आए थे। अलजेब्रिक ट्रांसलेशंस देख लेना भाई, ट्रांसलेशंस जस्ट लिख रहा हूं, ट्रांसलेशंस। आपको जो है वो अगर मैं एक इंग्लिश में लाइन लिख के दे दूं तो वो लाइन आप मुझे मैथमेटिक्स में कैसे लिख के दिखाओगे, इसको आप अलजेब्रिक ट्रांसलेशंस बोलते हो, पैटर्न्स बोलते हो। इसी के अंदर आपके जो है ना वो एज के प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। अब एज प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि जी द एज ऑफ फादर एंड मदर इज दिस, तो उसको आपने मैथ में कैसे लिखना है, इसी को आप ट्रांसलेशंस बोलते हो, और फिर वहीं से आपको एज प्रॉब्लम्स जो है वो समझ आते हैं। नंबर सीरीज जो आप पढ़ते हो ना, कंसेक्यूटिव नंबर्स वाले प्रॉब्लम्स, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 909, व्हाट इज मिडिल नंबर, इस तरह के सवाल। नंबर सीरीज बस मैं इसको लिख देता हूं। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं है, ये सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं आ रहा होता। बहुत सारे सवाल जो है वो इससे रिलेटेड बच्चे पूछ रहे थे। बाकी इससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिसमें एलसीएम भी कभी आप निकालते हो, कभी एचसीएफ निकालते हो, कभी आप ये ट्रांसलेशंस यूज करके जो है वो एक्सप्रेशंस बना रहे होते हो। लास्ट ईयर भी आया हुआ था, तो ये अब आप देख लेना। ठीक है, ये है अलजबरा से रिलेटेड। और इसमें जो है ना वो कभी कभी एडवांस टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे ये मैं मिटा दूं, देखो मेरी राइटिंग इतनी बुरी नहीं है, तो ऐसे ना समझना कि मैं बहुत बुरा जो है वो लिखता हूँ, बस जल्दी जल्दी में चीज़ें कर रहा हूँ तो इस वजह से। अच्छा, वो जो मैं बता रहा था ना एडवांस वाली चीज़ें, भाई कभी कभी जो है ना वो ये फंक्शंस रिलेशन से रिलेटेड कोई चीज़ पूछ लेंगे, जैसे कि डोमेन रेंज हो गया, या जो है वो ग्राफ हो गया, या फंक्शन की कोई डेफिनेशन पूछ लेंगे, या कोई ग्राफ दे देंगे और पूछेंगे ये फंक्शन है या नहीं। कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपसे कोई आइडेंटिटी पूछ लेंगे जो फेमस होती हैं, या रेशोस पूछ लेंगे। कभी कभी सर्किल से रिलेटेड आपको इक्वेशंस वगैरह दे रहे होते हैं, या सेंटर फाइंड करने के लिए बोल रहे होते हैं, तो ये कुछ एडवांस में चीज़ें फिर पूछ रहे होते हैं। कभी कभी जो है वो पहले देते थे, अब नहीं देते। ठीक है, अब तो सिंपल पेपर में भी नहीं है, तो आप देख सकते हो। कभी कभी जो है वो मैट्रिसेस भी दे रहे होते थे, प्रोबेबिलिटी दे रहे होते थे, लेकिन आजकल ये चीज़ें नहीं देते। ज़्यादा से ज़्यादा अगर एडवांस में आ भी गया तो फंक्शंस एंड रिलेशन से आ सकता है, या ट्रिग्नोमेट्री से आ सकता है, और वो भी कोई बेसिक बच्चों वाला। लेट्स सपोज sin 30 की वैल्यू सबको पता होती है। ठीक है, अगर रट्टा नहीं लगा हुआ, कॉन्सेप्ट आपका है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। या जो है वो sin थीटा किसके बराबर होता है, रेशो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। या वो जो सवाल होते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन वाले, वो आपको पता होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको पाइथागोरस थ्योरम का पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल को आपने अच्छे से स्टडी करना है। या आप ज्योमेट्री में भी करते हो, लेकिन आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में ही
सारी चीज़ें आपको कवर अप हो जाती हैं, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत यहाँ से आ सकता है अगर तो वो देना चाहिए एडवांस में, वरना नहीं देते। ठीक है, भले ना भी पढ़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और कभी कभी यहाँ से आ सकता है, तो मेरा काम है बताना। अब आते हैं हम तीसरे पोर्शन के ऊपर जिसको हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो सेक्शन 3 हमारा क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर हम जो है वो 3 चीजें डिस्कस करेंगे जिससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, इनको आप स्टडी करो, इसके अंदर आपको बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं। इनको भी पहले समझने से आपको जो है ना वो कुछ चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले तो फ्रैक्शन होता क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, अब मैं इतना लिख नहीं रहा, बता रहा हूँ, और इसके टाइप्स क्या हैं, इसके आपने जो है ना वो लाजमी टाइप्स पढ़ लेने हैं। टाइप्स आपने पढ़ने हैं, ऑपरेशंस आपने पढ़ने हैं। बहुत सारे बच्चों को फ्रैक्शन सोल्व करनी नहीं आती, जैसे लेट सपोज 3 + 1/2 लिखा है, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे थे, मेरे अपने स्टूडेंट्स भी कुछ ऐसी हरकत कर रहे थे, यार क्या कर रहे हो, 4/2 लिख रहे थे इसको, जबकि ऐसे सोल्व नहीं होगा ना भाई, ये एक छोटा सा नंबर है, ये तो एक बिल्डिंग बनी पड़ी है, ये दोनों एक साथ कैसे राजी हो सकते हैं। या तो पहले इसको भी फ्रैक्शन बनाओ या इसको जो है वो एक इंटीजर बनाओ फिर ऐड करो तो बात बनती है भाई, ऐसे नहीं होगा। तो आपने इसको भी पहले पढ़ना है कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे करने हैं, और इन्हीं की प्रॉपर्टीज भी पढ़ लो। अगेन सेम ही होगी जो रियल नंबर्स में ना, क्योंकि फ्रैक्शंस भी तो रियल नंबर्स है ना, तो आप जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज भी वही देखोगे, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये सारी चीजें। अच्छा, कुछ जो है ना वो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज तो नहीं लिख सकते, थ्योरम्स लिख देते हैं कि लेट सपोज अगर आपके पास कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, फॉर एग्जांपल 1/2 है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा ना तो क्या हो जाएगा 1/4, और अगर आप इन दोनों को अब ऑब्जर्व करो तो 1/2 बड़ा होता है 1/4 से। तो इसका मतलब है अगर आप किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को स्क्वायर करोगे ना तो वो छोटा हो जाएगा, क्या कहते हैं, अपने ओरिजिनल वाले फ्रैक्शन से, मतलब जिसको मैंने स्क्वायर किया उससे वो छोटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 1/2 बड़ा है ना 1/4 से, तो 1/4 जो है वो स्क्वायरिंग के बाद आया तो ये छोटा हो रहा है अपने ओरिजिनल वाले से। फिर इसी तरह अगर मैं किसी प्रॉपर का जो है वो मैं रूट ले लूँ तो क्या इम्पैक्ट होगा, या जो है वो मैं रेसिप्रोकल कर लूँ तो क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी चीज़ें आपने जो है ना वो देखनी है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या शो करता है ये आपने देखना है। कुछ जो है वो शेप्स बना के आपको दे देंगे, फॉर एग्जांपल इस तरह। अच्छा, फ्रैक्शन से रिलेटेड भी एक डिटेल में लेक्चर है, वो आप देख सकते हो, 2023 का है, बहुत पुराना है, कि लेट सपोज ये फील्ड है, ये भी फील्ड है, आपसे पूछेंगे कि भाई कितना पोर्शन फील्ड है, कितना पोर्शन फील्ड नहीं है, तो इससे रिलेटेड कोई वर्ड प्रॉब्लम बना के आपसे पूछ सकते हैं। अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट यही होगा कि फ्रैक्शन को हमने कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ही रोल होगा। फ्रैक्शंस की एलसीएम और एचसीएफ का भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। जैसे आप बेसिक इंटीजर्स की निकालते हो ना, इसी तरह आप फ्रैक्शंस की भी निकाल सकते हो, मेथड होता है, आप देख लेना। कंपैरिजन भी आप देख सकते हो कि फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करें। अगेन इजी यही है कि आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके बस देख लो, ठीक है, और यही आपने पढ़ना भी है कन्वर्शन, कि डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, और ज्यादातर वो वाला आपने लाजमी पढ़ना है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को कैसे जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे लेट सपोज ये वाला दे दूं 0.272727, इसको आपने जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इजी है, आप कर लोगे, इसके मेथड होते हैं, ठीक है। या कोई और दे दूं 0.101101, ठीक है, टर्मिनेटिंग है तभी हो पाएगा वरना नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तभी हो पाएगा वरना नहीं होगा, इस तरह। और कभी कभी इनसे एडिशन भी आ जाती है रिलेटेड, इन दोनों को ऐड करके दिखाओ, ये बार भी यही शो करती है कि ये रिपीट हो रहा होगा, तो इस तरह के भी कभी कभी आ रहे होते हैं। तो डेसिमल्स को भी अच्छे से स्टडी करनी है भाई, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी पता हो। और एंड में वर्ड प्रॉब्लम्स, इसकी टेक्निक्स हैं, मेरा जो है वो लेक्चर भी है यूट्यूब पे, वो भी देख लो तो आपको समझ आ जाएगा कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, जिसमें आपके फ्रैक्शंस आ रहे होंगे, यूनिटरी मेथड है, ट्रांसलेशंस हैं, ट्री डायग्राम वाला एक मेथड होता है। बाकी जो सारी कहानी है ना वो फ्रैक्शन की है कि भाई किसी भी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ के होने को कैसे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, किसी चीज़ के ना होने को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बस आप फ्रैक्शंस को देख लो। अब जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर वो है परसेंटेजेस विद एप्लीकेशंस, परसेंटेजेस विद एप्लीकेशंस। सबसे पहले तो आपको बेसिक परसेंटेज का पता हो। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि परसेंटेज का मतलब होता है 100, नहीं, परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, 1/100 वैल्यू होती है परसेंट की, ठीक है। तो ये आप देख लो, पहले ट्रांसलेशन देख लो। जैसे कभी कभी सवाल आता है ना 60% ऑफ 80% ऑफ 20 बताओ।
अब ये क्या बैठ गया, हम अलग से सॉल्व करेंगे, बस ट्रांसलेशन यूज करो। 60% का मतलब क्या है, 60/100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। ये ऑफ वगैरह क्या है, मल्टीप्लाई क्यों आ रहा है, ये सारी मैंने आपको बताया ना, अलजबरा में टॉपिक होता है ट्रांसलेशन, आप उसमें पढ़ते हो। फिर क्या है 80/100, फिर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई आप 20। अब देखो बेसिक आपके पास सिंप्लीफिकेशन है, आप कर लोगे। या आपको बोल देंगे कि भाई 20% का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ, या 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ, या जो है वो ये कैसे इक्वल हो सकते हैं, इस तरह का सवाल आ सकता है। ठीक है, अच्छा जी, ये तो आपके पास हो गए। या कन्वर्शन अगेन आएगी कि 0.2 को परसेंट में कन्वर्ट करो, या 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, डेसिमल में करो, इस तरह आप देख लेना। ट्रांसलेशंस भी हो गई, और आपने जो है वो इसके फार्मूले पढ़ने हैं, जो परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड फार्मूले होते हैं वो आपने पढ़ने हैं, कि रेट ऑफ चेंज का फार्मूला क्या है, परसेंट इंक्रीज का क्या है, डिक्रीज का क्या है, आपने फार्मूले लाजमी देख लेने। ठीक है, मेरे यूट्यूब पे भी परसेंट से रिलेटेड एक जो है वो क्या कहते हैं लेक्चर है, वो देख लेना, उसमें बहुत सारे मैंने फार्मूले लिखवाए हैं। अब आते हैं एप्लीकेशंस पे। तो सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से रिलेटेड आपको पढ़ना है। प्रॉफिट लॉस, इसको अलग से लिख देता हूँ, डिस्काउंट, और एंड में आपके पास आता है ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। और आप यहाँ पे जो है ना वो बस वर्ड प्रॉब्लम्स देख लो जिसमें ये चीज़ें यूज होती हैं, वर्ड्स एज अ तौर, वो नहीं कि इसके अलग से फार्मूले होते हैं, फार्मूले पढ़ने की जरूरत नहीं है। टैक्स हो गया, ज़कात हो गया, कमीशन हो गया, या जो है वो एक और भी वर्ड होता है, पता नहीं क्या होता है लेकिन कुछ होता है ज़रूर। तो बस ये जो है ना वो फार्मूले जो है वो आपके नहीं होते इसके अलग से पढ़ने, ठीक, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट वर्ड प्रॉब्लम्स में जो है ना वो यूज़ हो रहे होंगे एज अ वर्ड्स, और आपको लगेगा ये कोई डिफरेंट प्रॉब्लम है, वरना होगा ये जो इनके फार्मूले इसी पे होगा। बाकी जो मेन एप्लीकेशन है जिसमें बहुत सारे फार्मूले भी हो सकते हैं वो है प्रॉफिट लॉस, इसके बहुत सारे आपको फार्मूले मिल जाएंगे। डिस्काउंट हो गया, इसका अपना एक फार्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अपना जो है एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये आप देख लेना भाई। तो ये थे इंपॉर्टेंट दो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज़ें। तीसरा जो है वो है वेरिएशंस विद रेशो एंड प्रोपोर्शन। वेरिएशंस विद रेशो एंड प्रोपोर्शन, अब ये पूरा नहीं लिख लेना, देख लेना, ठीक है, पेन भी काम नहीं कर रहे। सबसे पहले वेरिएशंस का आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड मेरा एक लेक्चर अपलोडेड है, वो देख लो। फिर उसके बाद मेरे पास रेशो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड भी एक लेक्चर जो है वो अपलोडेड है, वो देख लो। और इसमें आप रेशो के टाइप्स देख लेना, प्रोपोर्शन के टाइप्स देख लेना, प्रॉपर्टीज इनकी देख लेना, और फिर इनके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इसकी एक बेसिक बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट टेक्निक है। लेट सपोज मैं आपको 1000 दे दूं और बोल दूं कि भाई मेरे 3 बच्चे हैं, वैसे अभी नहीं है कोई, और उनको जो है वो मुझे ये डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3:5 में, तो मुझे बताओ इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। ठीक है, लेट सपोज मैं दे दूं कि एक लड़की है, उसकी एज जो है वो 45 ईयर्स है, ठीक है, और जो दूसरी लड़की है उसकी हमें एज नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमें उन दोनों की एजेस का रेशो पता है 2:3, तो आप मुझे बताओ उस दूसरी वाली की जो है वो एज क्या होगी। इस तरह का कोई सवाल आ रहा होगा जिसमें बस रेशो जो है वो यूज हो रहा होगा। सो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड यही 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पढ़ते हो, फ्रैक्शंस, परसेंटेजेस और रेशो प्रोपोर्शन। यही जो है वो आपकी चीजें जो है वो यूज हो रही होती हैं डेटा के अंदर, जिसको आप वर्ड प्रॉब्लम जो है वो बोल के एंड में सोल्व करते हो, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप जो है वो कोई देखना चाहते हो, कोई ऐसा टॉपिक बता दो जिससे हम जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स को मज़ीद बेहतर करें, तो आप जो है वो क्या कहते हैं IBA के मैनुअल्स फॉलो कर लो, उसमें आपको बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो मिल जाएंगे जिसके आप वर्ड प्रॉब्लम्स मजीद भी देख सकते हो, जैसे कि स्पीड के हो गए, स्पीड के बहुत सारे आपसे वर्ड प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। स्पीड का एक फार्मूला होता है ना, डिस्टेंस टाइम, वो जो एक फार्मूला होता है वो देख लेना। और इसके अलावा जो है एक और भी किस्म का वर्ड प्रॉब्लम होता है, मैं भूल गया यार, और क्या होता है, हाँ टैंक वाला जो होता है, एक टैंक वाला हो गया, इसका एक जो है ना वो स्पेशल फार्मूला होता है, मैं क्या बोलना चाह रहा था, एवरेज स्पीड वाला हो गया। तो इस तरह के कुछ जो है वो टॉपिक्स देख लेना, इसके भी आप वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ सकते हैं। IBA के मैनुअल्स फॉलो करो और एप्टीट्यूड कारवान सीरीज का बुक देख लो, नजीब नाम से किसी ने लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा बुक है, वो फॉलो कर लो। एप्टीट्यूड कारवान सीरीज, कोई भी एडिशन ले लो, एक ही बात है, सही है। बाकी और कुछ भी नहीं है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। अच्छा, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, जो कि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है होता क्या है, उसको डिस्कस करते हैं। अब जो चौथा सेक्शन है इसको आप क्या बोलते हो, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग।
ठीक है, इसमें आपने क्या पढ़ना है, सबसे पहले मीन, अच्छा मीन को आप क्या बोलते हो, दूसरा नाम एवरेज, ठीक है, एक ही बात है, ये आपने पढ़ना है। फिर आपने क्या पढ़ना है, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो एवरेज के वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ने हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड मेरा कोई यूट्यूब पे चैनल अपलोडेड नहीं है, आप कहीं और से देख लो, इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग में देता ही नहीं यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये आप वर्ड प्रॉब्लम्स देख लो। इसके बाद आपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखने हैं, किसके, इसी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, आपको पता होना चाहिए वेरिएंस क्या होता है, आपको कुछ जो है वो और टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आउटलायर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए एक और चीज क्या थी वो परसेंटाइल, अगर जो है वो शौक हो तो, वरना ये आईबीए के पोर्शन में नहीं आ रहा होता ये, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आता है। और कुछ बेसिक थ्योरी जो कि आपके जो है ना वो सैंपल पेपर में भी एक दो सवाल मेंशन होगा, जो डेटा से रिलेटेड है। बेसिक थ्योरी रिलेटेड टू, मैं लिख देता हूँ डेटा। अब जैसे वो होता है ना ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, फिर उसके अंदर कुछ और चीजें आ जाएंगी, वो देख लेना। अच्छा, इसके बाद आपने इसमें क्या देखना है, ग्राफ्स, ग्राफ्स, ठीक है, कौन से, फॉर एग्जांपल बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, चार्ट हो गया आपका, पाए, हिस्टोग्राम हो गया। इनको कोई बनाना नहीं सीखना, या जो है वो कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी, आप कोई कोर्स नहीं पढ़ रहे इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का, बस आपको बेसिक पता हो, डिफरेंस तो पता हो ना कि ये कौन सा ग्राफ है, बार ग्राफ है या हिस्टोग्राम है, या लाइन ग्राफ है या पाए चार्ट है, या इनके क्या एंगल होते हैं। जैसे पाए चार्ट से रिलेटेड एक एंगल वाला सवाल था कि जो पाए चार्ट है उसमें टोटल जो है वो कितनी एंगल होती है, तो भाई पाए चार्ट क्या होता है, वो सर्किल ही होता है ना, उसमें 360 जो है वो आपका फुल एंगल होता है। तो इस तरह, या जो वो पोर्शंस में आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उससे रिलेटेड कोई फ्रैक्शन में पूछ लेंगे चीज़, या कोई परसेंटेज में जो है वो आपसे रिप्रेजेंटेशन पूछ लेंगे, या कोई रेशो में आपको रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। अच्छा, और कोई ऐसी चीज़ इसमें, बस यही है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग यही होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, ना ही आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं ज्योमेट्री के ऊपर, तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो हमारे पास पांचवा सेक्शन है वो है हमारे पास ज्योमेट्री। इससे रिलेटेड मैंने 2-3 लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, वो देख लेना। सबसे पहले तो आपको बेसिक चीज़ें पता हो कि भाई ज्योमेट्री होती क्या है, इसमें आप क्या करते हो, कौन कौन से शेप्स होते हैं, रे क्या होता है, लाइन क्या होता है, या यूक्लिडियन ने जो है वो आपको दिए थे कुछ थ्योरम्स, उसका आपको पता होना चाहिए। आपको जो है वो कुछ फार्मूले भी इसके होते हैं, जैसे कि डिस्टेंस का फार्मूला, ये बहुत पूछा जाता है कभी कभी। डिस्टेंस का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, 1 डायमेंशन में भी, 2 डायमेंशन में भी, ठीक है। जैसे वो भी एक है ना 2 डायमेंशनल, एक फार्मूला जो है ना फेमस है 2 डायमेंशन के अंदर, ये वाला y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये वाला एक फेमस है। आपको वो क्या कहते हैं, मिड पॉइंट का फार्मूला 2 डायमेंशन के अंदर पता हो, वो क्या होता है, x1 प्लस x2 अपान में 2, y1 प्लस y2 अपान में 2। और अगर 1 डायमेंशन में तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना। अगर 1 डायमेंशन की बात करो तो x2 माइनस x1, ठीक है, डिस्टेंस हो गया। या मिड पॉइंट निकालनी है तो बस एवरेज निकाल लेना, ठीक है। ये 1 डायमेंशनल के लिए, अगर 2 हैं तो फिर आप देख रहे हो 2 कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ बेसिक फार्मूला भी पता हो। कोलिनियर पॉइंट्स का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक स्लोप के अंदर भी बात आती है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मेरा काम है जस्ट आपको बताना कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं, आ सकती हैं। अब आपका आगे काम है, इंटरेस्ट है तो इनको जो है वो रिसर्च करना, देखना। उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट पोर्शन है एंगल्स। ये 2 जो है ना वो मेरे यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, ये भी है, ये भी है, देख लेना। अब एंगल्स में इसमें जो है वो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री क्या होती हैं, अक्यूट, ऑब्ट्यूस, ये वाली जो बेसिक हैं। और भी कुछ जो है वो एंगल्स के रिलेशनशिप होते हैं ना, वो भी मैंने डिटेल में कवर किए हुए हैं। ऑल्दो इससे रिलेटेड आजकल इतना सवाल नहीं आता आईबी में, लेकिन 2021-22 के डायरेक्ट टेस्ट के टाइम पे, STSP के टाइम पे बहुत आ रहे होते थे। सही है। अब जो आगे आपने चीज़ें पढ़नी है ना, वो मैं एक ही दफ़ा में लिख रहा हूँ प्रॉपरली कि जी आपने 2D शेप्स को डिटेल में पढ़ना है और आपको 3D शेप्स को डिटेल में पढ़ना है, दैट्स इट। अब 2D शेप्स में जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास स्क्वायर हो गया, सर्किल हो गया, ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, आपके पास जो है वो पैरेललोग्राम हो गया, आपके पास जो है वो राम्बस हो गया, ठीक है। आपको और कोई दिखता है इसमें, काइट को भी देख सकते हो आप,
या जो है वो और भी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे शेप्स आप पढ़ते हो ना, जो ज़्यादातर टेस्ट में आ रहे होते हैं वो यही होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ट्रेपीजियम हो गया, ठीक है, ट्रेपीजियम को भी आप देख सकते हो। तो ये वाले आपने पढ़ने हैं। अब इसको पढ़ना कैसे है, सबसे पहले इसका आपको जो है वो एरिया का फार्मूला आना चाहिए, पेरीमीटर का फार्मूला आना चाहिए। जैसे सर्किल में जो है वो आपको पेरीमीटर यही दिखता है, जिसको आप सर्कमफेरेंस भी बोलते हो। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज का पता हो, ठीक है, फार्मूले पता हो, ये निकालने आने हो, और इनकी जो है ना वो इक्वेशंस के थ्रू आपको सोल्यूशन भी निकालना आती हो। मतलब कभी कभी क्या होता है, आपको जो है वो बोलेंगे कि रेक्टेंगल की लेंथ ये है, विड्थ ये है, पेरीमीटर ये है, तो हमें बताओ एरिया क्या होगी। तो वहाँ पे आपके पास इक्वेशंस बन रही होंगी, फिर उन इक्वेशंस को आप जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने पढ़ा था ना सोल्व करना, वो वाला मेथड अप्लाई करके आप सोल्व करते हो, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। और इनकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी देख लेना, जैसे सर्किल में होता है ना, रेडियस क्या होता है, कार्ड क्या होता है, आपके पास जो है वो और क्या होती हैं सर्किल के अंदर चीज़ें, डायामीटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ पता हो कि इनमें खास बात क्या है, जैसे स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं, चारों एंगल्स 90 के बन रहे होते हैं, टोटल सम जो है वो एंगल्स का क्या होता है, ट्राइंगल में जैसे 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल में आपके पास 360 होता है, इस तरह करके सर्किल में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भाई। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, पढ़ना क्या क्या है, अब आप पढ़ोगे खुद ही। अच्छा, इसमें आपने वो भी चीज़ें देख लेना, पॉलीगन से रिलेटेड कुछ देख लेना, पॉलीगॉन क्या होता है, इसमें एंगल कितना होता है, ये होता क्या है, बस थोड़ा सा ये देख लेना, ठीक है, बेसिक, ज़्यादा जो वो करने की ज़रूरत नहीं। 3D शेप्स में आपके पास जो है ना वो क्यूब हो गया, आपके पास सिलेंडर हो गया, इनको लाजमी देख लेना, आपके पास क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगल में होता है, इसी तरह यहाँ पे होता है क्यूब और क्यूबॉइड में। सिलेंडर हो गया, आपके पास प्रिज्म हो गया, ठीक है। एक और भी शेप होती है, वो क्या होती है, सिलेंडर हो गया, प्रिज्म हो गया, हाँ, स्फीयर हो गया, इसको कोई स्फीयर कहता है, कोई स्फीयर कहता है, ठीक है, देख लेना, ठीक है। तो यही है, और भी एक दो हो सकते हैं जो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इनको देख लेना। फार्मूले देख लेना, फार्मूले किसके, लाइक सरफेस एरिया का फार्मूला आपको पता हो, वॉल्यूम का पता हो, इनकी प्रॉपर्टीज अगेन पता हो, जैसे यहाँ पे था कि इसकी साइड्स बराबर होती हैं, एंगल ये होता है, इसी तरह यहाँ पे भी आपको चीज़ें पता हो इनके बारे में, प्रॉपर्टीज वगैरह। सही है, बस यही है, और कुछ भी नहीं है इसमें। ज्योमेट्री आपने अच्छी पढ़नी है, इसके 3-4 सवाल आ रहे होते हैं, कभी कभी 5 6 10 भी आ रहे होते हैं, लेकिन सारे ऐसे आ रहे होते हैं कि आपको अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आता है, ट्रांसलेशंस आती हैं, डेटा को समझना आता है, आप एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना सकते हो इंग्लिश के वर्ड से, तो आप आसानी से इनको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। मेरे यूट्यूब पे सिर्फ ये 2 अवेलेबल हैं, बाकी ये चीज़ें अवेलेबल यूट्यूब पे नहीं है, ठीक है। तो ये देख लेना, ये था ज्योमेट्री का पोर्शन। अब जो हमारे पास आखिरी पोर्शन है वो है सेट्स का, ठीक है। सबसे पहले तो आपने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेना है कि भाई सेट कोई चीज़ है भी या नहीं है। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि ये जो स्टेटमेंट लिखी है, जो आपके पास जो है वो कलेक्शन लिखी है, वो सेट है या नहीं। तो इसको देख लेना, इसका जो है वो लेक्चर भी मेरा अपलोडेड है, वो देख लो। बेसिक आपको जो है वो इंट्रोडक्शन पता हो इसका, और आपको जो है वो इसके फॉर्म्स पता हो, ठीक है। सेट के लिखने के जो है वो 3 फॉर्म्स होते हैं, लिस्टिंग फॉर्म जिसको आप टेबुलर फॉर्म भी बोलते हो, बिल्डर फॉर्म, सेट रोटेशन फॉर्म आप जिसको बोलते हो, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, और कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स भी आप इसमें देख लो। कभी कभी आईपी वाले सिंबल पूछ लेते हैं, जैसे कि भाई यूनियन का सिंबल क्या होता है, इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है। अब ये भी कोई सवाल है, तो देखो ये पूछ रहे होते हैं। उसके अलावा आपको टाइप्स ऑफ सेट्स का पता होना चाहिए कि भाई ये कौन सा सेट है, या जो है वो आपको ऑपरेशंस का पता हो कि भाई कैसे ऑपरेशंस लगते हैं, यूनियन का, इंटरसेक्शन का, और जो है वो डिफरेंस का, सिमेट्रिक डिफरेंस का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। प्रॉपर्टीज़ पता हो, जैसे आपने नंबर्स में देखी ना, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये सब कुछ इसमें भी होता है, तो देख लेना। और आपको कुछ थ्योरम्स पढ़ने हैं। अब ये थ्योरम्स क्या होते हैं देख लेना सेट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वेन डायग्राम, ठीक है। और आपके पास एंड में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ वेन डायग्राम, या सेट्स बोल सकते हो, एप्लीकेशंस ऑफ वेन डायग्राम, या इसको आप सेट्स बोल दो तब भी ठीक है। ये जो आप सवालात देखते हो ना कि लेट सपोज मेरे पास जो है वो बच्चे हैं 100, ठीक है, मेरे पास मतलब कोई स्कूल है उसमें बच्चे हैं, ठीक है। तो लेट सपोज उन 100 में से जो है वो 40 ऐसे बच्चे हैं जो कि क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं, और लेट सपोज मान लेते हैं कि 90 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं।
तो मुझे बताओ कि कितने बच्चे जो है ना वो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। इस तरह के सवाल जो है ना वो यही हैं, एप्लीकेशंस ऑफ वेन डायग्राम टॉपिक है, ठीक है, देख लेना। या जो है वो परसेंटेज के फॉर्म में भी आ रहा होता है कि लेट सपोज कोई हॉस्टल है, वहाँ पे जो है वो 25% स्टूडेंट्स जो है वो वेजिटेरियन हैं, 60% जो है वो नॉन वेजिटेरियन हैं, लेट सपोज मान लेते हैं, और लेट सपोज 30% ऐसे हैं जो कि दोनों हैं। तो हमें बताओ कि कितने जो हैं वो लेट सपोज, कभी कभी टोटल भी पूछ रहे होते हैं, कभी कभी जो है वो नीदर वाला केस भी होता है ना, कि कितने बच्चे जो है वो वेजिटेरियन भी नहीं है, नॉन वेजिटेरियन भी नहीं है, मतलब कि खाते ही नहीं है, मेस का हिस्सा ही नहीं है। इस तरह भी सवाल आपसे पूछ रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी, एप्लीकेशंस ऑफ वेन डायग्राम। इसके अंदर आप जो है वो कार्डिनैलिटी के रूल्स पढ़ लेना, कार्डिनैलिटी रूल्स, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और ये टाइप्स भी अच्छे से पढ़ने हैं, बहुत दफ़ा ऐसे ही नाम पूछ रहे होते हैं, या सबसेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, ओवरलैपिंग क्या होते हैं, इस तरह करके भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा जो वो चैप्टर है, इसको आप अच्छे से पढ़ो, इंटरेस्टिंग वे से पढ़ो, आपको मज़ा आएगा। अब जो मैं इस मैथ के सिलेबस को कंक्लूड करना चाहूँगा वो कुछ इस तरह कि पढ़ना क्या है और क्या नहीं, सब कुछ पढ़ना है जो भी मैंने बताया है। अगर आपको लगता है ये मुझसे कलेक्ट नहीं हो पाएगा, मैं कहाँ से पढ़ूंगा, क्योंकि कुछ मेरे चैनल पे है, कुछ नहीं है, तो आप ये सारी चीज़ें मुझसे पढ़ सकते हो। आप देख सकते हो कितनी मेहनत है, तो डेफिनेटली मैं जो है वो एक फ़ी चार्ज करता हूँ, आप मुझसे क्लासेस ले सकते हो, मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा इंग्लिश और मैथ की। तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पर लिख देता हूँ, 0308326996, ठीक है। तो आप मुझसे पढ़ सकते हो। अब देखें IBA के टेस्ट में जो है ना वो कभी कभी एक ही टॉपिक डोमिनेट कर रहा होता है, 10-12% से ही आ रहे होते हैं, 10-12 सेट से ही आ रहे होते हैं, लेकिन अब हमें नहीं पता कौन सा टॉपिक डोमिनेट करेगा, तो हमें सब कुछ पढ़ना है ताकि हम फुल स्कोर कर पाएँ, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है वो क्या करना है, ये सब कुछ पढ़ने के बाद लाजमी मेरे पास पेपर्स वाली प्लेलिस्ट देखनी है। आप जब टेस्ट से वापस आओगे आप कहोगे सारे सवाल इसी में से थे, आप भले ये देख लेना, ऑब्जर्व कर लेना, ये आप पढ़ लेना सारी चीज़ें। उसके बाद मेरे पास पेपर्स वाली प्लेलिस्ट देख लेना, मैं PDF भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, वो सॉल्व करना, आपका ये मैथ का पोर्शन निकल जाएगा। इसके अलावा जो आप बोल रहे थे ना कि एडवांस वाले, बहुत सारे बच्चे एडवांस की बात करते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज आ सकता है, प्रोबेबिलिटी आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री आ सकता है, मैट्रिसेस आ सकता है, तो ये पास्ट में 1-2 सवाल आ रहे होते थे लेकिन आजकल नहीं आ रहे, तो आपने इसको छोड़ देना है। अब आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बता तो दी हैं, हो सकता है कुछ मिस हो गई हो तो आप देख लेना। जब आप टॉपिक पढ़ते हो ना तो आपको अंदाज़ा होता है कि इसमें ये है। अब देखो मैं पढ़ा तो नहीं रहा ना, लेट सपोज अगर मैं जो है वो सेट थ्योरी पढ़ा रहा हूँ और उसके अंदर कोई जो है वो मैं ऑपरेशन पढ़ा रहा हूँ, लेट सपोज इंटरसेक्शन या कोई और, उससे रिलेटेड हो सकता है कोई ऐसी बात आ जाए MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत फेवरेट हो, बहुत दफ़ा पूछी जाती हो डिफरेंट डेज में, तो जाहिर सी बात है मैं वहाँ पर बता सकता था, लेकिन यहाँ पर तो मैं नहीं बता सकता था ना। या लेट सपोज मैंने डिस्टेंस की बात की, तो आप डिस्टेंस के बहुत सारे फार्मूले देखते हो ना, लेट सपोज ये वाला भी आपने देखा है, S = V × T, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, इसके भी वाइट प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं IBA के अंदर, या वो वाला जो 2 पॉइंट वाला था। तो जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो जाहिर सी बात है अगर कुछ याद आ रहा होगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे तो वो मैं वहाँ पे बता सकता था, लेकिन ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स यहाँ पे मैं नहीं बता सकता। जैसे मैंने वो भी आपको बताया, A+B⁻15 के अंदर पूछे जाते हैं कि कितने टर्म्स हैं, तो आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो कि 16 टर्म्स बनेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया अलजबरा के अंदर। तो इस तरह के छोटे मोटे पॉइंट्स आप जब किसी अच्छे टीचर से पढ़ रहे होते हो तो वो आपको बता रहा होता है, और यही से जो है वो आपको पता चलता है जब आप टॉपिक पढ़ते हो कि ये चीज़ें भी होती हैं। बाकी अब मैंने पूरा सिलेबस ब्रेक किया हुआ है, आपकी मर्ज़ी आप कैसे पढ़ते हो। बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, डिफरेंट चैनल्स पे अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे सब कुछ है। आपको ज़रूरत ही नहीं है आजकल किसी टीचर की, अगर तो आपको फिजिकली नहीं चाहिए, आप ऑनलाइन जो है वो पढ़ सकते हो, वीडियोस वगैरह देख सकते हो, तो यूट्यूब पे सब कुछ है और हर एक के लिए, मतलब कि अगर किसी बच्चे को एक का समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे का आपको समझ आ जाएगा, ऐसे भी मटेरियल अवेलेबल है। तो देख लो। अब हम आते हैं IQ के ऊपर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं तीसरे पोर्शन IQ की तरफ, जिसमें आपके पास 20 क्वेश्चंस आएंगे। अगेन इसका हमें कुछ नहीं पता कि क्या आएगा, कहाँ से आएगा, कितना आएगा। आप देखोगे बहुत दफ़ा कि IBA के टेस्ट में जो है वो GK के सवाल आ रहे होते हैं IQ के पोर्शन में, तो अब बच्चा कहाँ से तैयारी करेगा। तो इसके लिए मैंने बेस्ट टॉपिक्स जो है वो कुछ निकाल के रखते हैं, आप जो है वो देख सकते हो। यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, जैसे कि काउंटिंग फिगर्स हो गया, आपको जो है वो डिफरेंट किस्म के फिगर्स देते हैं और बोलते हैं इसमें कितने सर्कल्स हैं, कितने ट्राइंगल्स हैं, कितने लाइन्स हैं, इस तरह का सवाल आ रहा होता है कभी कभी। ऑर्डर आपको जो है वो एक सैम्पल पेपर में दिख रहा है सवाल, वो वाला देख लेना भाई, अब मैं बोल नहीं पा रहा। डायरेक्शंस, जैसे डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से बहुत सारे आ रहे होते हैं, एनालॉजी हो गया, ये जो है वो आ रहे होते हैं। इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज आ सकता है, लेकिन वो वाली टिपिकल नहीं जो आप फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ते हो, जो ऐसी लॉजिक के लिए होती है कि अगला टर्म क्या होगा, वो वाली।
पजल्स मतलब कि कुछ भी आ सकता है, इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। एज के प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं आपके पास आईक्यू के अंदर। कंपैरिजन आ सकते हैं, मतलब कुछ इस तरह का प्रॉब्लम बना हो कि आपने बताना है कि कौन सा जो है वो वेट बड़ा है, किसकी साइज़ जो है वो ज़्यादा है, किसकी मेजरमेंट जो है वो ज़्यादा है कम है, इस तरह। या जो है वो कंपेरिजन स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि 5 बच्चे भाग रहे हैं तो बताओ फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, इस तरह कंपेरिजन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लासिफिकेशन आ सकती है, ये देख लेना आप। मैंने जो है ना वो एक लेक्चर भी अपलोड किया है डायरेक्ट टेस्ट 2025 के फेज़ 1 की आईक्यू का, तो वो वाला आप देख लेना। मैथमेटिकल पैटर्न्स आ सकता है, मतलब बहुत सारे आपको सवाल ऐसे दिखेंगे जिसमें मैथमेटिक्स यूज़ हो रही होगी, तो ये वाला टॉपिक सर्च करना है। एनाग्राम्स हो सकता है जिसमें आपको स्पेलिंग जो है वो इधर उधर करके दी होती हैं, उसके लेटर्स और आपने फाइंड आउट करना होता है। ऑड वन आउट हो गया, मतलब कि 4 ऑप्शंस हैं तो हर एक ऑप्शन में से जो है ना वो कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि बाकी चीज़ों से मैच नहीं कर रहा होगा, तो वो वाला देख लेना। कैलेंडर के क्वेश्चंस हो गए, जनरल नॉलेज आ सकती है, कोई कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, प्रोबेबिलिटी इसमें आ सकती है, डायरेक्ट टेस्ट में आया था। कोई कैरेक्टर आपका जो है वो मिसिंग है वो आपको फिल करना है, तो वो आ सकता है। ग्रुपिंग कर सकते हो आप इसमें अगर कोई ऐसा सवाल आ गया। बाकी कोई भी एनालिटिकल रीजनिंग से भी सवाल आ सकता है। तो बहुत सारे जो है वो क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनको आप तो कैटेगराइज भी नहीं कर सकते कि भाई ये जो है वो कौन से टॉपिक में है या क्या पढ़ना चाहिए। मिरर इमेज जैसे सवाल आ रहा होता है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जस्ट बेसिक मैंने आउटलाइन दी है आपको। बाकी इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड कर सकता हूँ, एप्टीट्यूड कारवान सीरीज़ के बुक में आपको मिल जाएगा। इंटरनेट पे सर्च करो एमवी जनरल आईक्यू, कभी कभी इंटरनेट से ही ये सवाल उठाते हैं। और मैं आपको एक बुक दे रहा हूँ अगेन अच्छा वाला, वो मैं जो है वो डाल दूंगा उसमें ड्राइव पे। अगेन मेरी वेबसाइट पे चले जाना, वहाँ पे टीएचपी एंड फाउंडेशन जो है वो 2026 लिखा होगा रिसोर्सेज के अंदर, वहाँ से जो है वो लिंक में चले जाना, ड्राइव का आ जाएगा। उसके अंदर फोल्डर बने हुए हैं इंग्लिश, मैथ, आईक्यू, पास पेपर। आईक्यू के अंदर वो बुक में डाल रहा हूँ, आप वो देख लेना। उसी बुक में आपको ये सारे टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, और उसी बुक में से ये सवाल जो है वो पढ़ाते भी हैं अपने क्रैश के अंदर, तो आप देख लेना, यहाँ से आप आईक्यू कर सकते हो। बाकी मेरा जो हमेशा से एक रिकमेंडेशन होता है स्टूडेंट्स को, वो यही होता है कि आप इंग्लिश को कर लो और मैथ को कर लो। आईक्यू को अगर आप ना भी करो तो छोड़ दो, कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 40 हैं, इसमें भी 40 हैं, इसमें 20 हैं। अब देखो मैथ जिस तरह से मैंने ब्रेक डाउन की है, और जब आप टेस्ट देके वापस आओगे या पास पेपर्स देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ से तो आप 40 ले ही सकते हो। इंग्लिश भी इतनी मुश्किल नहीं है, आप कम से कम चलो 30 मान लो, और यहाँ पे आपको सवाल इतने इजी होते हैं कि आप 10 भी ले सकते हो। मतलब कि ये मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल ही बिलो एवरेज स्टूडेंट है। एक एवरेज स्टूडेंट इससे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेट सपोज हम रियलिटी की तरफ आते हैं कि भाई 40 आउट ऑफ 40 कोई बच्चा लेट सपोज नहीं ले सकता, मान लेते हैं ना कि इतना जो है वो चांसेस नहीं है कि कोई 40 आउट ऑफ 40 ले ले, मान लेते हैं इसको 38 तो भाई बहुत सारे बच्चे ले आते हैं आजकल भी, ठीक है, मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं और भी हैं, मैं खुद भी एक दफ़ा 38 लेके आया था मैथ के अंदर। लेट सपोज अब इंग्लिश के अंदर लेट सपोज हम जो है वो 30 ही मान लेते हैं कि भाई उसने 40 में से 30 की। आईक्यू के अंदर लेट सपोज हम 10 ही मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा जो है वो सिर्फ 2 आईक्यू में सही करके आया है, ऐसा नहीं होता। सवाल ऐसे होते हैं कि आप कर लेते हो। अब आप देखो सिर्फ इन दोनों का स्कोर 68 हो गया, 68 हो गया ना, बस और क्या चाहिए भाई। अब ये भी मिला लो ना आप, 10 इसकी हो गई, 78 हो गया। चलो इससे भी जो है वो पीछे आते हैं कि लेट सपोज उसने मैथ में 35 सही किए, क्योंकि अब मैथ इतनी आसान है कि आप पढ़ सकते हो और उसके बावजूद आप ये स्कोर नहीं ले पा रहे, तो फिर आप डिजर्व भी नहीं कर सकते ना STHP या NTHP में सिलेक्ट होना। और इंग्लिश लेट सपोज आप 25 कर लो तो कितने हो गए, अगेन 60 हो गया टोटल। या चलो ऐसे कर लेते हैं, आपका इंग्लिश में जो है ना वो 22 है, मैथ में आपका जो है ना वो लेट सपोज 25 है, और आईक्यू में आपने जो है ना वो लेट सपोज 8 सही किए हैं। अब देखो कितने हो गए टोटल, 22 और 8 30 और 25 55 आ गया ना आपके पास स्कोर। और क्या चाहिए आपको, बस 50 प्लस करके आना है, बाकी खेर है। STHP NTHP में बस आपको 50 प्लस चाहिए, काफ़ी है। बाकी फिर नफल वगैरह पढ़ें, फिर जो नसीब भाई, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। सो दिस वाज द ब्रेकडाउन ऑफ सिलेबस। बाकी अब अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आप चाहते हो कि मैं ये वाला जो है वो करूं जो अभी मैं बताने वाला हूं, तो फिर मैं करूंगा। वो क्या, STHP 2025 का जो टेस्ट था, जिसके मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं मैथ के, इंग्लिश के, क्या वो मैं आपको करवाऊं? अगर करवाऊं तो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में जी हाँ करवाएं। लेकिन वो आप बताएंगे कैसे, आप कैसे बता सकते हो? आप ऐसे बता सकते हो कि भाई आपको मेरे YouTube चैनल से हेल्प कैसे हुई है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को जो है वो इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा YouTube चैनल से हेल्प हुई है, तो वो वहाँ पे हाईलाइट कर दे कि आपके चैनल से मुझे ये हेल्प हुई है, एंड काइंडली STHP 2025 वाला भी हमें कुछ क्वेश्चंस करवाएं, ठीक है।
लेट सपोज कोई कहता है कि मैंने आपके चैनल से लेक्चर्स देखे हैं टीचिंग वाले जिसमें मैं पढ़ाता हूँ, वो वाले मुझे अच्छे लगे, तो उसके बारे में लिख के और एंड में लिख दे एंड आप STSP 2025 करवाएं। ठीक है, ये मैं एम ही करवा रहा हूँ ताकि पता चले आप सुन भी रहे हो या नहीं। तो इस तरह आप अगर करोगे और बहुत सारे कमेंट्स आएंगे तो मैं डेफिनेटली ये वाला सॉल्व करवाऊंगा आपको। मेरे पास क्वेश्चंस हैं, लाइक मैथ के मेरे पास 25-30 क्वेश्चंस हैं, इसके मैं आपको करवा लूँगा। इंग्लिश के भी 10-12 क्वेश्चंस हैं। सो इसकी वीडियो भी मैं फिर बना लूँगा अगर आप इंटरेस्टेड होगे, क्योंकि आप देखोगे नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं है ना बनाने का। सो दैट्स इट। बाकी अगर किसी को चाहिए ये सब कुछ, मैं इंग्लिश और मैथ पढ़ाता हूँ, IQ तो मैं भी नहीं पढ़ाता। जैसे मैंने कहा कि भाई IQ का कोई सर पैर ही नहीं है, तो आप मुझसे तैयारी कर सकते हो STSP के लिए, NTSP के लिए। मज़ीद आपको डिटेल्स चाहिए हो कोर्स से रिलेटेड, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन के लिए मुझसे जो है वो कॉन्टेक्ट ना करें। अगर आपको क्लासेस चाहिए हो तो क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, वरना आप खुद भी पढ़ सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।